हेलो मेरे क्लास 12th वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखो स्टूडेंट, एक दिन मैंने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का क्लास आपको दिया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर आप पूरे केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आइए। तो आप बुलाएं हम ना आए जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरे बुक के केमिस्ट्री के पूरे बुक यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर आप इन 55 क्वेश्चन को पढ़ लेते हो भैया ना, तो आपका केमिस्ट्री में जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का नंबर है ना, वो 100% फिक्स हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स का। अगर आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचा देते हैं ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, तो मैं ऐसे ही पूरे फिजिक्स, पूरे बायोलॉजी, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। तो देखो कौन कौन से चैप्टर है जिनके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिलेन चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे भैया। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ठीक है। सेकंड विद्युत रसायन, थर्ड रासायनिक बलगतिकी, 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, फिर उपसा संयोजन यौगिक। उसके बाद में हमारा चैप्टर है भैया हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। इन 10 के 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की बेटा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, कॉपी पेन लेकर बैठना, पूरा माइंड आपका फुल कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन बिलेन चैप्टर से हमारा पहले क्वेश्चन होगा, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? व्हाट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, 55.56, 5.556, 0.18 और 0.018। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 55.56। मतलब जो शुद्ध जल की मोलरता होती है ना, वो 55.56 होती है। सेकंड क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? देखो आपने विलयन चैप्टर को पढ़ा, अब विलयन चैप्टर में आपने अणुसंख्य गुणधर्म को भी पढ़ा। जैसे देखो इसमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन या पृष्ठ तनाव। देखो आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो आपको श्यानता नहीं पढ़ा होगा, आपने इसमें टॉपिक नहीं है, प्रकाशिक घूर्णन भी नहीं है और पृष्ठ तनाव भी नहीं है। तो परासरण दाब जो है ना, ये हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है, जैसे हम दूसरे चैप्टर पर आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मोलल उन्नयन स्थिरांक से रिलेटेड। देखो किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम मोलल उन्नयन स्थिरांक को निकाल सकते हैं? देखो मैंने आपको एक क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक पढ़ाया था, ये उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम Kb से डिनोट करते हैं। तो Kb इक्वल टू क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं, m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। सेकेंड है 1000 इंटू डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल W अपान कैपिटल W। थर्ड है 1000 इंटू स्मॉल w अपान m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। इसको स्मॉल कैपिटल समझ लेना। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का फॉर्मूला होता है ना,
वो होता है m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। यहां पे m है विलेय का अणुभार, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, कैपिटल W है विलायक का भार, 1000 तो आपका काउंट है और स्मॉल w है विलेय का भार। इस फॉर्मूले को अगर आप लोग अप्लाई करोगे ना तो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक निकल जाएगा, यानी कि ये मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? चलो इसको भी मैं हटाता हूं और हम अब आगे बढ़ेंगे, अपने 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चलो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। देखो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है ना जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, तो विलयन चैप्टर के ये बहुत स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने इस क्लास में इसको इंक्लूड किया है। तो निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या यूरिया? भैया इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट, जो आपका K2SO4 होता है ना, पोटेशियम सल्फेट, इसका हिमांक जो है न्यूनतम होता है, यानी कि ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है इन चारों की तुलना में। ठीक है, हिमांक क्या होता है? हिमांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई द्रव जो है ठोस में बदल जाता हो। ठीक है, चलो भैया 5वां क्वेश्चन देख लो आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5 देखो, ये निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? अब इसमें आपसे पूछा जाता है किसमें विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब या पृष्ठ तनाव? देखो किसमें नहीं है, मतलब आपने इस चैप्टर में वाष्प दाब अवनमन पढ़ा, हाँ, हिमांक अवनमन भी पढ़ा, यस, परासरण दाब भी पढ़ा, पृष्ठ तनाव नहीं पढ़ा, तो ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। थोड़ा घुमा फिराकर भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो इसको समझना है बच्चों। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं उनको बोरिंग फील होने लगती है, यार ये सब क्या है? अरे यही सब टॉपिक्स, यही सब क्वेश्चन आपको आगे जाकर पढ़ना है। अगर अभी से इसको टफ समझने लगोगे बेटा ना तो काम नहीं होने वाला है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है। आज मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, कल मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे दूंगा, फिर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दे दूंगा, ऐसे ऐसे करके हम अपना पूरा केमिस्ट्री कवर कर देंगे। चलो दूसरा, अब दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं। देखो बेटा मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपको 5 क्वेश्चन बताए, ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना, बाकी जो थोड़े बहुत बचे वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। विद्युत रसायन चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो, बहुत स्पेशल है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। बताओ किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इसको मोलरता कर देना, ठीक है, और इनमें से सभी पर। देखो भैया इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है ना वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी, विलयन की मोलरता पर भी, तो इनमें से सभी पर वो डिपेंड करेगा। अगर आपको ऑप्शन में ना इनमें से सभी ऑप्शन देखने को मिलता है तो मैं मानता हूं कि 95% वो सही ही होता है, 5% की मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, चलो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे ऐसे हम पूरे 55 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और मैं कहता रहता हूं जब तक है आपका भाई शुभम, बिल्कुल मत लेना टेंशन। 7वां, ए बी और सी कर देना यहां पर। ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.680 माइनस 0.50 वोल्ट और माइनस 2.5 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? मतलब ए बी और सी 3 तत्व दिए गए हैं जिनका मानक अपचयन विभव प्लस 0.60 वोल्ट, माइनस 0.50 वोल्ट और माइनस 2.5 वोल्ट है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, सेकंड है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, थर्ड है सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए और फोर्थ है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो देखो जिसका अपचयन विभव सबसे ज्यादा कम होगा ना उसकी अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगी। मतलब अपचयन विभव, अपचयन शक्ति और अपचयन विभव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब देखो इन तीनों तत्वों का जो अपचयन विभव दिया गया, सबसे कम जो अपचयन विभव है ना वो हमारा ये है माइनस 2.5 वोल्ट, उसके बाद में माइनस 0.5 वोल्ट है, उसके बाद में हमारा
प्लस 0.680 वोल्ट है। ये सबसे ज्यादा अपचयन विभव इसका है, फिर इसका है, फिर उसका है। लेकिन अपचयन शक्ति, अपचयन क्षमता का आपको पूछा जा रहा है क्रम, तो क्या होगा, जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा। देखो C का सबसे कम है तो इसकी अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होगी, फिर B, फिर ये, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, मतलब C का अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगा, फिर B का, फिर A का। ठीक है, तो यही इसका क्रम होगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख लो फटाफट। आठवां क्वेश्चन, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो है, वो कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है? जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है? देखो बेटा कॉपर जो है ना, सेकंड ऑप्शन। कॉपर धातु ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, आपका ये सेकंड क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, बताओ इसमें से अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक? देखो अच्छे चालकत्व का मतलब क्या होगा, जिसकी चालकता अच्छी हो, मतलब जो भैया एकदम दमदार हो, तो दमदार को हम बोलते हैं प्रबल, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। मतलब जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, उनकी चालकता बहुत अच्छी होती है, तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। चलो बेटा 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देख लो। 10 नंबर, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अगर आप तनुता को बढ़ाते हैं तो जो विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू मैंने बताया था 1/ρ, तो अगर आप तनुता बढ़ाते हैं ना तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तनुता का मतलब अगर आप विलयन को थोड़ा और तनु करते हैं, तनु का मतलब आप विलय की मात्रा, विलायक को बढ़ाते जाते हैं तो विलयन तनु होता चला जाएगा। तनु का मतलब पतला। जैसे मान लो एक गिलास पानी में आप थोड़ा 100 ग्राम चीनी डाल दो या 50 ग्राम चीनी डाल दो, ठीक है, और उसी पानी में 20 ग्राम चीनी डाल दो दूसरे गिलास में, तो जो 50 ग्राम वाला होगा ना वो 20 ग्राम से ज्यादा सांद्र होगा और 20 ग्राम वाला तनु होगा, पतला होगा विलयन। ठीक है, तो तनु का मतलब पतला। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? देखो अगर आप तनुता बढ़ाते हो ना तो विशिष्ट चालकता जो है बेटा वो घटती है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने तीसरे नंबर, अभी भी एक क्वेश्चन और है इसमें शायद, उसके बाद में हमारा तीसरा चैप्टर आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है और मैंने तो पहले भी पढ़ा रखा है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया था कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। अब रो का मात्रक था ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, इसको हमने ऊपर लाया था, आपको पता होगा, रो है विशिष्ट प्रत्यय, इसको ऊपर लाया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को लिखते हैं हम लोग ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो इसको मैंने डीपली बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। अब चूंकि रो इक्वल टू RA/L होता है, मतलब इसका मात्रक ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर को ऊपर लाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा कप्पा का मात्रक। छोटा मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है इनमें से ना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था और दूसरे चैप्टर से हमने टोटल 6 क्वेश्चन लिए। अब हम चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर पे। चलिए तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरे चैप्टर का नाम है ना रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसके क्वेश्चन देखो। 12 नंबर, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में क्या संबंध होता है भैया? फर्स्ट है k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, सेकंड है टी हाफ इक्वल टू k अपॉन 0.6932, थर्ड है टी हाफ इक्वल टू 0.6932 k, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में जो संबंध है ना वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 0.6932 अपॉन टी हाफ। ये होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। देखो k है वेग स्थिरांक, टी हाफ है अर्ध आयु काल, तो ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अपना 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का रासायनिक समीकरण क्या है? मतलब जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है ना, जिससे हम इस चैप्टर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, वो क्या है?
फर्स्ट है k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। दूसरा है k इक्वल टू 4.306 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। थर्ड है k इक्वल टू 2.303 अपान टी स्क्वायर लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। और फोर्थ है k इक्वल टू 10 अपान टी लॉग 10 a अपान a माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला ना, इसी से हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला यही होता है, और इसी से हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, कितने समय में 99% अपक्रिया पूर्ण होगी, ये सब न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो k है वेग स्थिरांक, t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स जो है ना ये t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, पूरे 55 क्वेश्चन देखने हैं तो थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अपने 5G स्पीड में चलेंगे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल सेकेंड इनवर्स। भैया शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बढ़ते चलो आगे, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 15, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। बेटा वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो भैया 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट देखते चलो। किस कोटि की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, इसमें से कौन सी अपक्रिया है जिसके लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है, वही वेग का भी मात्रक वही वेग स्थिरांक का भी मात्रक, शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। भैया शून्य कोटि की जो अपक्रिया होती है ना, इसके लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब वही मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 17 पे चलते हैं बेटा, ये देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। देखो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, लेकिन प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, या मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड। भैया सेकेंड इनवर्स होता है आपके प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। जब आप प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालोगे ना तो उसका मात्रक आप सेकेंड इनवर्स लिखना, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। चलो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाएंगे अपने चौथे चैप्टर पर मेरे भाई, 6-7 क्वेश्चन हमने इसमें भी देखे। चौथा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन अब हम देखेंगे, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। देखो निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो अनुचुंबकीय है, CuCl, AgNO3, FeSO4 या ZnCl2। बताओ आप लोग। देखो भैया इसमें से जो FeSO4 है ना, ये हमारा अनुचुंबकीय कंपाउंड है, अनुचुंबकीय यौगिक होगा। चलो आगे बढ़ो, 19 नंबर, सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ लेना। 19, निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है, इसमें से कौन सा आयन है जो अनुचुंबकीय है। अब आप डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हो तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। तो Zn2+, Ni2+, Cu+ या Ag+। भैया Ni2+ जो है ना ये अनुचुंबकीय आयन है, तो 19 का सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो भैया 20 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में रंगहीन आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है, Cu+, Cu2+, Ni2+ या Fe3+। तो इसमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है। भैया Cu+ जो है ना ये आयन रंगहीन होता है, ये आपका डी एवं एफ ब्लॉक का तत्व का बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। चलो भैया 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, इसमें से कौन सा तत्व है जो लैंथेनाइड तत्व है, लैंथेनाइड की कैटेगरी में आता है। RaCe
AC या ZR? भैया R ए रेडियम, CE सीजियम, AC एक्टिनियम, ZR। ठीक है, तो CE जो है ये आपका लैंथेनाइड तत्व है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सीजियम जो है ना ये लैंथेनाइड एलिमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। अब चैप्टर 5 पे हम आ चुके हैं। चैप्टर 5 का नाम है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसका क्वेश्चन है 22 नंबर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है? बताओ इसमें से कौन सा आयन है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता, उपसह संयोजन यौगिक बनाता ही नहीं है? Na+, Cr2+, CO2+ या Cr3+? भैया Na+ जो आयन है ना ये आपका उपसह संयोजन यौगिक ये नहीं बनाता है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से लिया है, चैप्टर 5 से, बाकी हम आगे आगे क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे। चैप्टर 6 पे हम आ चुके हैं, देखो ध्यान से, ये रहा चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन। अब इस चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ध्यान से समझो। हैलो फॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? हैलो फॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं? कुछ ऐसे आपने देखा होगा CHX3, ठीक है, X क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं हाइड्रोफॉर्म। तो मेथेन के, एथेन के, प्रोपेन के या बेंजीन के? भैया हाइड्रोफॉर्म जो है ना ये मेथेन के ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। अब देखो ये किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? ट्राई हैलोजन का मतलब 3 हैलोजन। देखो क्लोरीन जो है 3 है, ये हैलोजन होता है क्लोरीन, ये 3 है, तो ये किसका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? एक कार्बन है, तो ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइलोफॉर्म जो है ये मेथेन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 24, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 + Cl2, मतलब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जा रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इक्वल टू गिव्स आउट उत्पाद। इसमें उत्पाद क्या होगा? इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप रिएक्शन कराते हो सूर्य के प्रकाश से, किसकी अभिक्रिया? बेंजीन और क्लोरीन की, तो क्या बनेगा? फर्स्ट है C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, सेकंड है OC6H4Cl2, थर्ड है C6H6Cl6 मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और फोर्थ है PC6H4Cl2। भैया जब आप बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराओगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका ये बनेगा C6H6Cl6। इसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड सिंपल भाषा में, तो यही बनेगा। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। 25, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। इसमें से कौन सा यौगिक है जो प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है? ठीक है, एक एक को ध्यान से समझ लो। एक आपका है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2F2 इसका नाम है डाइफ्लोरोमेथेन। ठीक है, CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये है CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो भैया प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो यौगिक है ना वो CF2Cl2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका 25 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 26 पे चलते हैं। 26 देखो, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? अगर आप क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत कराओगे ना, तो क्या बनेगा? फास्जिन, फॉर्मिक अम्ल, फार्मिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड? भैया अगर क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है ना, तो ये बहुत ही विषैली गैस बनाता है, फास्जिन। ठीक है, जो कि अत्यंत विषैली होती है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाकर रखा जाता है। चलो भैया 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 27, CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? अरे वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाकर दे दिया गया है। फास्जिन, फार्मिक क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या मेथिल क्लोराइड? भैया क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा ना तो फास्जिन बनेगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 27 का फर्स्ट सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, 28 पर चलते हैं। फास्जिन है, बताओ फास्जिन का फॉर्मूला क्या होगा?
PH3 नहीं बेटा, ये फास्फीन है, गलती मत करना। POCl3, CH2 या COCl2? भैया COCl2 जो है ना, इसी को हम फास्जीन बोलते हैं। तो 28 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CHCl3, जिसको हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, इसका यूज कहां होता है? एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में या अवशोषक के रूप में? भैया औद्योगिक विलायक के रूप में हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 30 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर, हम 7वें चैप्टर पर आ चुके हैं भैया। 7 नंबर चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। देखो जो हमारा ग्लूकोज है ना C6H12O6, इसको अगर एथिल अल्कोहल C2H5OH में परिवर्तित करना है तो कौन सा एंजाइम आप यूज करेंगे? इनवर्टेज, जाइमेज, डायस्टेस या ये सभी? ठीक है, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। ऐसा मत समझना कि सर जी हमारे 5G की स्पीड से चल रहे हैं और हम इसको ना पढ़ें। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक को नोट करना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना है, तो भैया सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। ये पूरा वन शॉट है केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है कितने परसेंट? परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल कितने परसेंट होता है? 100%, 95.5%, 75% या 5.6%? भैया 95.5% अल्कोहल होता है। परिशोधित स्पिरिट में 95.5% अल्कोहल होता है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 जो होता है ना, उसको ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से किसको पहचाना जाता है? नाइट्रोएल्केन को, एल्कीन को, एल्कोहल को या एल्किलेमिन को? भैया एल्कोहल्स को पहचानते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में डिफरेंस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में विभेद करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। चलो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, देख लो। ल्यूकास अभिकर्मक है, इसमें से कौन सा अभिकर्मक ल्यूकास अभिकर्मक होगा? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, PDBaSO4, तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया ल्यूकास अभिकर्मक जो है ना, वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा। HCl को ऐसे कर देना, ठीक है। अब कुछ बच्चे तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि दिखने में सेम लग रहा है, बस सांद्र और तनु का डिफरेंस है। देखो ल्यूकास के लास्ट में क्या है? सा, और सांद्र के स्टार्टिंग में सा है। तो आप एक ट्रिक याद रखना कि यहां पे जो ल्यूकास अभिकर्मक होगा ना, वो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा। ये ट्रिक है छोटा सा। चलो बेटा 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको मैं हटाता हूं। 34, फिनॉल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? अगर फिनॉल का हम 0.2% विलयन लें तो वो किसके रूप में कार्य करेगा? एंटीसेप्टिक, प्रतिऑक्सीकारक, ज्वरनाशक या एंटीबायोटिक? भैया वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। अगर फिनॉल का 0.20% विलयन निम्न में से एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? देखो मैंने आपको बताया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अल्फा कार्बन होते हैं, वही जो है कैनिजारो अभिक्रिया को देते हैं। तो इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, CCl3CHO यानी कि ट्राइक्लोरोएथेनॉल, और आपका CH3 का होल थ्राइज CCHO। भैया जो ये हमारे हैं ना CH3CH2CHO, या इसी को बोल सकते हैं C2H5CHO, प्रोपेनल्डिहाइड, ये जो है ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन जो है ये किसका जलीय विलयन होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरोसीन का या एसिटल्डिहाइड का? फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड जो HCHO होता है ना, इसी का जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो बेटा आगे बढ़ो। एक एक क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देख लो, फिर अगर नोट करना चाहो आप नोट कर सकते हो। 37, निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? इसमें से कौन सा यौगिक है जो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाएगा? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। भैया जो एसिटिक अम्ल होता है ना, ये फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, जो CH3COOH है एसिटिक एसिड, ये बेटा फॉर्मिक फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कायनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कायनिजारो अभिक्रिया इसमें से कौन सा यौगिक देगा? बेंजोइक अम्ल, टालवीन, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल? भैया कायनिजारो अभिक्रिया जो है बेंजल्डिहाइड जो है ये कायनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 38 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। 39 पे आ जाओ बेटा। 39, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। अगर बेंजेमाइड का आप जल अपघटन करोगे तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट या एथेनॉल अम्ल? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बेंजोइक अम्ल। देखो C6H5 फॉर्मूला इसका क्या होता है बेंजोइक अम्ल का? C6H5COOH, इसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ओइक मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यौगिक है। तो जब आप बेंजेमाइड का जल अपघटन कराओगे ना तो बेंजोइक अम्ल आपका बनेगा। बेटा 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 देखो, एमीन चैप्टर पे हम आ चुके हैं अपने 9 नंबर चैप्टर पे। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा। देखो, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो एक बेंजीन रिंग बना दो ऐसे, ठीक है, और ऊपर लिख दो NO2। इसका जब आप अम्लीय माध्यम में अपचयन कराएंगे तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? आपके पास ऑप्शंस है, एनिलीन बनेगा, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमीन बनेगा, या पैरा एमिनो अम्ल बनेगा, पैरा एमिनोफिनॉल या एजोबेंजीन बनेगा। भैया नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर ना एनिलीन बनता है, जो आपका ये होता है एनिलीन C6H5NH2, इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन। तो 40 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 41 पे आ जाते हैं। 41 नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को और किस नाम से हम जानते हैं? स्पेशल क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट। कशीस का तेल, मिर्वेन का तेल, सिनेमन ऑयल या विंटरग्रीन का तेल? देखो नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन का तेल इस नाम से भी हम जानते हैं, नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन का तेल भी बोलते हैं। चलो 42 नंबर क्वेश्चन। 42, अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीनो का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उभयधर्मी होगा या उदासीन होगा? बेटा अमीनो का जलीय विलयन जो होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 43, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया शायद आपने पढ़ा हो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट या आइसोसाइनेट? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, आइसोसाइनाइड। अगर आप लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखते हैं ना तो आपका इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा, C2H5NC कुछ ऐसे था, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड हमारा बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लो। 44 हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसको कहते हैं? एथिल ऑक्सैलेट को, ट्राइमेथिलएमीन को, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को या बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं। चलो आगे बढ़ो। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 45, कार्बिल एमीन क्रिया देता है। कार्बिल एमीन जो है जब ये क्रिया करता है तो क्या देता है? मेथिल एमीन, ठीक है,
CH3 का होल ट्वाइज NH, CH3 का होल थ्राइज N, C2H5 का होल ट्वाइज NH। भैया कार्बिल अमीन जो है CH3NH2 भी देता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 46 पे आ जाओ। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब हम अपने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। बाय द वे हम अपने 10वें नंबर चैप्टर पर आ चुके हैं। आप लोग कहेंगे फर्जी बहुत फास्ट आप चल रहे थे। अरे भैया फास्ट चलना पड़ता है, बगल में गाना बज रहा है भैया, किसी की शादी है, क्या करें बताओ। चलो 46 नंबर, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन होगा यहाँ पे। इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इन्यूलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या लैक्टोज। भैया इन्यूलिन का जल अपघटन कराओगे ना तो फ्रक्टोज आपको मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इन्यूलिन के जल अपघटन से फ्रक्टोज बनता है। अगला क्वेश्चन देख लो 47, वो कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हम मनुष्यों के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होगा? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। भैया सेलुलोज जो है ये हमारे पाचन तंत्र में नहीं पचता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। भैया फ्रक्टोज को हम सबसे मीठी शर्करा मानते हैं। 48 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, फ्रक्टोज, इसको सबसे मीठी शर्करा हम बोलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध तो आप लोग पिए ही होंगे गाय भैंस का, तो माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज। भैया लैक्टोज ही पाया जाता है हमारे दूध में, तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है ना वो लैक्टोज है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल नहीं होगा, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। बताओ कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन कहलाता है? किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। भैया विटामिन डी जो है ना इसी को हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल है, किस विटामिन का नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है या विटामिन है? भैया ये विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो देखो कितना घुमा फिरा कर दे दिया गया क्वेश्चन, तो याद रखना। 52, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होगा? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है। तो थाइमिन है, साइटोसिन है, एडमिन है। यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। देखो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूरेसिल सही होगा। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना। 52 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है किसका? विटामिन नाम, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B6 का। भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 54, क्षारक जो आरएनए में नहीं पाया जाता। बताओ इसमें से कौन सा क्षारक है जो आरएनए में नहीं पाया जाता? देखो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल पाया जाएगा, साइटोसिन भी पाया जाएगा। थाइमिन जो है ये डीएनए में पाया जाता है। देखो डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाएगा। डीएनए में यूरेसिल, हाँ ये है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरेसिल नहीं पाया जाता। आगे देखो बेटा 55 लास्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होती है। एमिनो अम्ल जो है वो किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है? किससे बनकर एमिनो अम्ल बनते हैं? किसकी इकाई है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन? भैया एमिनो अम्ल जो है ना वो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर ना प्रोटीन बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक टोटल 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये 55 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। भैया लास्ट में मैं यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपको आगे ऐसे ही क्लासेज आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।